मंगलवार को लोकसभा में एक देश एक चुनाव को लेकर 129वां संविधान संशोधन बिल पेश किया। बिल पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराई गई। कुछ सांसदों ने आपत्ति जाहिर की। बाद में वोट संशोधित करने के लिए दोबारा पर्ची से मतदान हुआ। बिल पेश करने के पक्ष में 269 और विपक्ष में 198 वोट पड़े। वोटिंग के बाद केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसे सदन में पेश किया। गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में कहा कि बिल जब कैबिनेट में आया था तब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि इसे संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी को भेजना चाहिए। ऐसे में फिलहाल वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के लिए क्या संशोधन है और इसकी राह कितनी कठिन है, इस पर करेंगे एक्सपर्ट से चर्चा। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। मेघवाल जी। Thank you, Honorable Speaker, sir. I beg to move for leave to introduce. सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए लोकसभा में 2 अहम बिल पेश किए। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संविधान संशोधन विधेयक और संविधान से जुड़े कानूनों में बदलाव का विधेयक पेश किया। इन विधेयकों का मुख्य उद्देश्य देश में लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराना है। इसमें 129वां संशोधन विधेयक 2024 में 3 मौजूदा अनुच्छेदों में संशोधन और एक नया अनुच्छेद 82A जोड़ने का प्रस्ताव है। ये बदलाव वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर किए जा रहे हैं। नया आर्टिकल 82A के बारे में जान लीजिए। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बैठक की तारीख को राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करेंगे, जिसे निर्धारित तिथि कहा जाएगा। निर्धारित तिथि के बाद बनी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल उसी लोकसभा के कार्यकाल के साथ खत्म होगा। चुनाव आयोग लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव साथ साथ कराएगा। यदि किसी कारणवश विधानसभा चुनाव लोकसभा के साथ ना हो सके तो चुनाव आयोग इसकी सिफारिश राष्ट्रपति को करेगा। स्थगित विधानसभा चुनाव का कार्यकाल भी लोकसभा के साथ खत्म होगा। अब आर्टिकल 83 के बारे में भी जान लीजिए। ये राज्यसभा और लोकसभा के कार्यकाल से जुड़ा है। नए प्रावधानों में लोकसभा के बीच में भंग होने और बचे हुए समय का प्रावधान जोड़ा गया है। अब आर्टिकल 172 के बारे में भी जान लेते हैं। ये राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल से जुड़ा है। इसमें भी लोकसभा की तरह ही बीच में भंग होने और बचे हुए कार्यकाल के नियम लागू होंगे। आर्टिकल 327 क्या है, इसे भी समझ लेते हैं। इसमें समान चुनाव कराने के प्रावधान को जोड़कर संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के लिए जरूरी कानून बना सके। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए क्या बदलाव होंगे, इसे भी जान लेते हैं। सरकार ने यूनियन टेरिटरी लॉज यानी संशोधन विधेयक 2024 में 3 कानूनों में पहला गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी एक्ट 1963, दूसरा गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991 और तीसरा जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। इन बदलावों के जरिए केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल के साथ जोड़ा जाएगा। अब सवाल उठता है कि वन नेशन वन इलेक्शन का असर क्या होगा। वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने से चुनावी खर्च में कमी आएगी। बार बार चुनाव होने से सरकारी कामकाज में रुकावट कम होगी। पूरे देश में चुनावी प्रक्रिया को एक समान बनाया जा सकेगा। हालांकि इस योजना को लागू करने के लिए कुछ विधानसभाओं का कार्यकाल छोटा करना होगा। साथ ही इसे लागू करने के लिए सभी राजनीतिक दलों की सहमति और संविधान में बड़े बदलाव की जरूरत होगी। वन नेशन वन इलेक्शन देश की चुनावी प्रक्रिया को आसान और व्यवस्थित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार ने पहला कदम बढ़ा दिया है, लेकिन इसे लागू करने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही सभी पक्षों की सहमति जरूरी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक तरफ तमाम राजनीतिक पार्टियों का समर्थन है और कई राजनीतिक पार्टियों का विरोध भी है। चर्चा गंभीर है, तो इसको समझने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। हमारे साथ सुभाष चंद्र गर्ग हैं, पूर्व वित्त सचिव हैं, और विराग गुप्ता हैं, संविधान विशेषज्ञ हैं। बहुत स्वागत करेंगे आपका सुभाष सर, और विराग जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। विराग जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे और आपसे समझना चाहेंगे सर कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर लोकसभा में बिल पेश किया गया और जेपीसी को भी भेजा जा चुका है। कदम दर कदम वन नेशन वन इलेक्शन की राह आगे की ओर बढ़ती जा रही है, लेकिन शायद कठिन है, सरल नहीं है। आगे और क्या बड़ी चुनौतियां देख रहे हैं आप अभी? देखिए, 4 चरणों में ये लागू होगा। अभी
आज जो मोशन था उसको उन्होंने एक्सेप्ट करके जेपीसी में भेजा है। फिर जेपीसी में बहस होगी, हो सकता है कि रिवाइज्ड बिल बने और उसके बाद फिर संसद के दोनों सदनों से उसको मंजूरी मिलेगी संविधान संशोधन के हिसाब से, और फिर जो है जैसा लिखा गया उसमें राष्ट्रपति अगले चुनाव के बाद नोटिफिकेशन जारी करके इसको लागू करेंगे। और इसको हम 3 तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि आलोचना क्यों हो रही है। आलोचना हो रही है, बताया जा रहा है कि इससे तानाशाही आएगी, इससे केंद्रीकरण बढ़ेगा, क्षेत्रीय दलों के अस्तित्व को दिक्कत है, ये सारी बातें। लेकिन क्या 1967 के पहले क्या देश में तानाशाही थी? क्या ये असंवैधानिक था जब एक साथ चुनाव होते थे? इसलिए इसको गलत कहना मुझे लगता है कि संविधान सम्मत नहीं है और ये संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन नहीं है। लेकिन अगर कोई कैलेंडर बिगड़ गया है तो उसको ठीक करने का तरीका क्या होना चाहिए? अब यहाँ पर सरकार 3 तरह के उलझनों का शिकार है और जिस वजह से इसकी आलोचना हो रही है, या हो सकता है कि आगे चलकर कब और कैसे लागू हो, तो इस पर संदेह है। पहली बात यह है कि मेरा स्पष्ट मानना है कि संविधान संशोधन के साथ इसमें राज्यों की सहमति भी जरूरी है, जैसा कि आर्टिकल 368 में कहा गया है, क्योंकि जिन राज्यों की विधानसभा का टर्म इसके अनुसार बदलेगा या बिगड़ेगा, उनका टर्म कम होगा या ज़्यादा होगा, तो उसके लिए राज्यों की सहमति जरूरी है। उसके बगैर इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिल सकती है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि पुराने रिपोर्ट में लॉ कमीशन ने कहा था कि हम कानूनी प्रक्रिया से पहले एक राजनीतिक सहमति करके समूहों में चुनाव कराने की कोशिश करें, और जब सरकार खुद इसको कराना चाहती थी, अभी भी कुछ राज्यों के चुनाव हुए थे, तो अगर राज्यों को एक कैलेंडर को ठीक करने की कोशिश होती तो 5 साल में 3 बार अगर चुनाव होते तो धीरे धीरे कैलेंडर ठीक हो जाता है। दूसरी बात है। और तीसरी बात यह है कि महिला आरक्षण बिल हो या डाटा सुरक्षा कानून हो, इनमें हमने देखा है कि संसद से कानून बनने के बावजूद वो लागू नहीं हुए हैं। तो अगर संसद से कानून बन भी जाएगा तो लागू कैसे किया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, कैसे लागू होगा ये बड़ा सवाल है, क्योंकि कठिनाई बहुत है, रास्ता आसान नहीं है। सुभाष सर, आपके पास आएंगे, आपसे समझना चाहेंगे सर कि आप वित्तीय मामलों की बेहतर समझ रखते हैं, लंबे समय से वित्त मंत्रालय के साथ आप जुड़े रहे। सभी तरह के चुनाव कंडक्ट कराने में हर साल कितनी रकम खर्च होती है, पहली बात, और अगर वन नेशन वन इलेक्शन सुचारू रूप से लागू हो जाता है तो कितनी बड़ी बचत होती हुई दिखेगी? देखो दीपक, ये जो इसका वित्तीय आर्ग्यूमेंट है वो 2 तरह से दिया गया है। एक तो इससे इलेक्शन कराने में जो खर्चा होता है वो कमी होगी, और हम सरकारी खर्चे की बात कर रहे हैं। प्राइवेट जो कैंडिडेट्स खर्च करते हैं वो तो उसका तो अलग ही बात है, उसके ऊपर कोई इस बिल से कोई नियंत्रण नहीं आता है। सरकारी खर्च में कमी होने की बात कही गई है। दूसरा ये बात कही गई है कि इससे आर्थिक विकास के लिए अनवरत आप नीतिगत निर्माण कर सकेंगे। एमसीसी के कारण से जो रोक लग जाती है, डिसरप्शन आ जाता है, उसको रुकेगा। आप इसके लिए भारत सरकार के बजट और अकाउंट्स के आंकड़े देख सकते हैं। 5 साल में जो नरेंद्र मोदी जी का सेकंड टर्म है 2019 से 2024 के बीच में, उसमें इलेक्शन पे 3 मदों में खर्च होता है। एक मद तो होता है इलेक्शन कमीशन का जो एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर है वो है, दूसरा इलेक्शन को कंडक्ट कराने में कितना खर्चा आता है, और तीसरा ईवीएम्स पे क्या खर्चा आता है। ये 3 हेड में कुल मिला के खर्चे का प्रावधान किया जाता है और खर्चा होता है। बिल्कुल। इन 5 साल में कुल मिला के तकरीबन 16-16.5 हजार करोड़ रुपए का खर्चा हुआ। अगर पर ईयर उसकी एवरेज लें तो करीब 3,500 रुपए का खर्च आता है। 3,500 रुपए का खर्च हमारे देश की बजट के लिए और हमारे देश की इतनी बड़ी विशाल जनसंख्या और इकोनॉमी के परिप्रेक्ष्य में बहुत छोटी सी अमाउंट है। 0.09% सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट है जी, उस पे 1% का भी 10वां हिस्सा, दैट्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट। और इस खर्च को भारत सरकार की बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसमें कई हजारों करोड़ खर्च होते हैं। जैसे आप अगर पीएम किसान का तो उसमें 60,000 करोड़ रुपए का खर्च होता है। अब ये देखें कि अगर एक साथ इलेक्शन होते हैं तो क्या उसमें कोई बचत होगी? उसमें भी बिल्कुल आसार नजर नहीं आते। इलेक्शन कमीशन के
एस्टेब्लिशमेंट के खर्चे को आप कम नहीं कर सकते। ईवीएम्स पे तो एक्चुअली डबल हो जाएगा खर्चा, क्योंकि आपको जितनी ईवीएम्स में आप इलेक्शंस अलग अलग समय पे करा सकते हैं, उससे ज्यादा दुगना आपको कम से कम ईवीएम्स की जरूरत पड़ेगी। और तीसरी, जो इलेक्शन को कंडक्ट कराने का खर्चा, जैसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, इलेक्शन बूथ एस्टेब्लिश करने, उन सब का जो खर्चा होता है, तो उसमें कोई कमी नहीं आती, चाहे आप साइमल्टेनियस करा लीजिए चाहे अलग करा लीजिए। तो ये आर्ग्यूमेंट कि इससे इलेक्शन का खर्चा बचेगा, ये तो बिल्कुल ये बड़ी अहम बात आपने बताई कि कम से कम खर्च के हिसाब से कोई बहुत बड़ा अंतर आने वाला नहीं है, चाहे आप साल भर कराइए या फिर एक बार में कराइए। जो फर्क आएगा वो बिल्कुल, जो फर्क आएगा वो इतना बड़ा नहीं है जिस पर बहुत ज्यादा विचार किया जाए। विराग सर, आपके पास आएंगे, आपसे समझना चाहेंगे सर कि जब 191 दिनों तक रिसर्च के बाद कोविंद समिति ने 18,626 पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की, कई पूर्व मुख्य न्यायाधीशों, पूर्व चुनाव आयुक्तों और विधि विशेषज्ञों से परामर्श किया गया, तब जाकर वन नेशन वन इलेक्शन का खाका तैयार हुआ। लोकसभा में बिल पेश किया गया, फिर विपक्ष का विरोध। कितना सही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर पक्ष में ज्यादा लोग हैं, विपक्ष में कम है, विरोध में कम है। तो ये विरोध जब इतनी रिसर्च के बाद इतनी मतलब ऑर्गेनाइज तरीके से किया जा रहा है, फिर विपक्ष का जो विरोध है वो कितना तर्कपूर्ण है? ये सवाल मेरे से है, ये विराग सर से है। देखिए इसमें थोड़ा सा फेर है। फेर ये है कि जब कोविंद समिति ने अपनी रिपोर्ट में जब बोला और उन्होंने राजनीतिक दलों की संख्या बताई, तो उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक डाटा कभी कभी आता है कि एक कमरे में 100 लोग बैठे हैं और उन 100 लोगों में 2 करोड़पति हैं, उनको अगर हटा दिया जाए तो उस कमरे की जो प्रति व्यक्ति आय काफ़ी कम हो जाती है। इसलिए 2 व्यक्ति महत्वपूर्ण होते हैं। तो कई सारे राजनीतिक दल देश के 30-40% वोटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए सिर्फ राजनीतिक दलों की संख्या के आधार पर मूल्यांकन करना उचित नहीं रहेगा। और कोविंद समिति ने 3 बातें बड़ी उसको तार्किक तरीके से हैंडल नहीं किया था। पहला, उसमें उन्होंने बोला था कि एक देश एक चुनाव कराने से जीडीपी में बढ़ोतरी हो जाएगी, शायद 1.5% जीडीपी की बात कही थी। लेकिन जीडीपी में बढ़ोतरी कैसे होगी, इसका कोई एक आंकड़ा, एक सही वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया था। दूसरा, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि पंचायतों का चुनाव भी साथ साथ कराया जाना चाहिए। तो पंचायतों के चुनाव के बारे में भी बाद में वो कानून में, प्रस्तावित कानून में अलग हट गया है, लेकिन वो भी इम्प्रैक्टिकल बात थी क्योंकि पंचायतें राज्यों के अधीन में आती हैं। और तीसरी बात, उन्होंने इस बात को सिर्फ कानूनी पद्धति से किया, जबकि अभी कोविंद साहब ने पिछले हफ्ते एक बयान में कहा है कि ये कानून के संशोधन के साथ राजनीतिक सहमति की भी बात है। तो राज्यों पर इस बारे में क्या प्रभाव पड़ेगा, राज्यों की सहमति कितनी लेनी चाहिए, इस विषय पर भी कोविंद समिति ने ज़्यादा पारदर्शी तरीके से इसमें विमर्श नहीं किया है। और जो जीडीपी की बढ़ोतरी की 2 बातें हैं, पहली बात है कि आचार संहिता की वजह से जो गवर्नेंस रुक जाती है वो, और दूसरा प्रत्यक्ष व्यय होता है वो। लेकिन पिछले 40-50 सालों से सभी राजनीतिक दलों में से कोई भी राजनीतिक दल चुनावों में जो काले धन का बड़ा प्रभाव है, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर खर्च होता है, 1.5 लाख करोड़ रुपए चुनावों में खर्च हो रहा है, उसको ठीक करने के लिए अभी तक कोई चुनावी सुधार नहीं हुए जो कि होने चाहिए, जिस पर भी कोई डिस्प्यूट नहीं है, जो जनता की जरूरत है। बिल्कुल, बड़ी अहम बात आपने कही। सुभाष सर, एक और सवाल बनता है कि अभी हमने सुना कि ओवैसी कह रहे थे कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू हुआ तो हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम में चले जाएंगे। इसको कैसे समझें और ये कितना तर्कपूर्ण है? देखिए, प्रेसिडेंशियल सिस्टम से तो मुझे इसमें कोई सीधा संबंध नजर नहीं आता, लेकिन आप को जो एक चर्चा करनी चाहिए वो ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन या साइमल्टेनियस इलेक्शन कराने से क्या फायदा हो, देश में क्या चीज बेहतर हो जाएगी। इसमें निश्चित रूप से एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस है कि अगर एक बार इलेक्शन हो या 2 बार इलेक्शन हो जाए, जैसे अमेरिका में होता है, हर 2 साल में इलेक्शंस होते हैं असेंबलीज के और उनके जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के। तो हम क्या 2 बार इलेक्शंस करा के ये जो बार बार इलेक्शंस अभी होते हैं उस प्रक्रिया को कम कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। बट इस प्रक्रिया में इलेक्शन साइमल्टेनियसली हो, आज भी बहुत हो रहे हैं। आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में इलेक्शंस साइमल्टेनियसली होते आए हैं। लोकसभा आंध्र प्रदेश में स्पेशली इलेक्शंस होते आए हैं। उड़ीसा में भी इस बार साइमल्टेनियसली हुआ। पहले 4 इलेक्शंस 1967 तक साइमल्टेनियस हुए। तो साइमल्टेनियस इलेक्शन हो, उसमें बहुत ज्यादा ये मतलब निकाल लेना कि इससे डिक्टेटरशिप आ जाएगी या इससे प्रेसिडेंशियल
हो जाएगा, उसका कोई इससे सीधा रिश्ता नहीं है। एक जो फर्क पड़ता है वो ये फर्क पड़ता है कि चूंकि इलेक्शंस में जो नेशनल नैरेटिव्स हैं उसका अपना असर पड़ता है, और कुछ हद तक इलेक्शन प्रोसेस पे केंद्र सरकार का नियंत्रण रहता है। तो अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस कराए जाएं तो रीजनल जो नैरेटिव्स हैं उसमें थोड़ा सा कमी आ सकती है, बट ये जरूरी भी नहीं है। ये रिवर्स भी हो सकती है कि कुछ स्टेट्स में रीजनल नैरेटिव्स जो हैं वो नेशनल नैरेटिव्स को, तो मुझे लगता नहीं है कि ये पूरी जो इतना बड़ा हमने जंजाल शुरू करने की हम कोशिश कर रहे हैं उससे कोई देश को बहुत फायदा होगा। संभवतः कुछ राजनीतिक पार्टियां ये सोचती हो कि उनको इससे फायदा हो जाएगा इसलिए इसको कराया जाना चाहिए। इसके बजाय अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के रूप में इसको 2 इलेक्शन करा दें तो वो ज्यादा ठीक है, और उसमें कंट्रोवर्सी भी। अभी जो आपने बिल के बारे में पढ़ा, अब ये देखिए बड़ी आर्टिफिशियल, बड़ी कृत्रिम सी व्यवस्था हो जाएगी कि अगर लोकसभा भंग हो जाती है तो उसके बाद दूसरी लोकसभा जो होगी वो बचे हुए पीरियड के लिए बनेगी। 4 साल बाद अगर लोकसभा खत्म हो जाती है तो 1 साल के लिए इलेक्शन कराइए। 1 साल की इलेक्शन कराने का क्या मायना होगा? कौन लोग कंटेस्ट करेंगे 1 साल के लिए? उसके विधानसभा के इलेक्शंस में भी इसी तरह की। तो ये जो कृत्रिमता है, जो आर्टिफिशियलिटी है, ये पब्लिक रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल प्रभाव डालेगी। बिल्कुल, ये बड़ी अहम बात आपने कही सर, कि अगर अभी समय एक साथ चुनाव नहीं भी हो रहे हैं तो लगभग कुछ वैसी व्यवस्था है, लेकिन अगर एक साथ चुनाव होने भी लगेंगे और ये प्रॉब्लम्स आएंगी, जैसा कि आपने बताया है कि अगर 2.5 साल में कोई लोकसभा भंग हो गई या विधानसभा भंग हो गई तो कृत्रिम रूप से आपको चुनाव कराने पड़ेंगे। एक बहुत ही शॉर्ट में आंसर चाहूंगा विराग सर आपसे, क्योंकि इसमें अक्सर क्षेत्रीय पार्टियों के अस्तित्व की बात की जा रही कि वो कमजोर पड़ जाएगा। 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू होने से सत्ता में आने वाली जो पार्टियां हैं क्या वो बेलगाम हो जाएंगी? क्योंकि इस पर ज्यादा सवाल उठ रहा है, तानाशाही को लेकर ज्यादा सवाल उठ रहा है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, बेलगाम होने की बात तो ऑलरेडी सिस्टम में है, उसको हम सिर्फ एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और जो ओवैसी साहब बोल रहे हैं कि ये प्रेसिडेंशियल फॉर्मेट हो जाएगा, मैं फिर उस हर आलोचना के सिर्फ एक सवाल है कि 1967 के पहले क्या देश में तानाशाही थी? क्या देश में प्रेसिडेंशियल फॉर्मेट था? और हम देखें 3 बातें हैं जो संविधान के विरुद्ध पूरे देश में हो रही हैं और सभी पार्टियां कर रही हैं। सारी पार्टियों में हाई कमांड है और राजनीतिक दलों को कोई मान्यता का संविधान में उस तरह से नहीं है। कैबिनेट में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सर्वोपरि हैं, इसलिए देश में प्रेसिडेंशियल फॉर्मेट तो ऑलरेडी है। व्यक्तियों के आधार पर वोट पड़ते हैं, नीतियों के आधार पर नहीं पड़ते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई प्रेसिडेंशियल फॉर्मेट होगा, और ये देश के लिए अच्छा है, लेकिन इसका तरीका सही होना चाहिए और टाइम बाउंड तरीके से इसका पालन होना चाहिए। जाहिर तौर पर पक्ष और विपक्ष में अपने अपने तर्क हैं, अब क्या बेहतर होगा ये तो वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया करेंगे आपका विराग सर, बहुत शुक्रिया करेंगे आपका सुभाष सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और 1 नेशन 1 इलेक्शन पर चर्चा करने के लिए।